he has qualified for the pre-examination। ये कंसेप्ट काफी अच्छा है, डाउट भी भेजा था मुझे लगता है कल बच्चे ने रात को डाउट भेजा था ना क्वालिफाई पे, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। he has qualified for the means। next, he is qualified for the pre-examination। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर ही समझना है कि क्वालिफाई वर्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। सारी कहानी जो है मेन वर्ब की, अगर आपको मेन वर्ब समझ आ रही है तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द प्री एग्जामिनेशन, उसके हमने लिखा ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द मेंस, उसके हमने लिखा कि ही इज़ क्वालिफाइड फॉर द प्री एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लो कि पहले सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो क्वालिफाइड है, दूसरे सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ये भी क्वालिफाइड है, तीसरे सेंटेंस में जो क्वालिफाइड है ये मेन वर्ब नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पे इज़ दिया हुआ है। अब ये एक्टिव सेंटेंस तो है नहीं, मतलब क्या है कि इसको क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इज लिखा हो तो क्वालिफाइंग लिखना चाहिए था, क्वालिफाइंग तो लिखा नहीं है, क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे जैसे हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था वैसे इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये वर्ब कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर न्यू है हमारे लिए भाई, हमने नॉन फाइनाइट में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हमने नॉन फाइनाइट मुझे लगता है कम से कम पढ़ा होगा 10-15 घंटे, ठीक है। 10 घंटे तो मुझे लगता है कम से कम हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें सब कुछ आपको बताया हुआ है कि क्या पास्ट पार्टिसिपल होता है, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वहाँ पे। तो वही है कि बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी उसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। चलो अब ये तीनों सेंटेंस देखो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबसे पहले हम क्वालिफाई का मतलब समझना है, ठीक है। मतलब सबको पता है, स्ट्रक्चर समझना। क्वालिफाई इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं इंट्रांसिटिव वर्ब का भी काम कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझना। इफ यू क्वालिफाई समथिंग, ठीक है, स्टेजेस होती है ना एग्जाम की, एक होती है प्री, फिर पहली स्टेज, सेकंड स्टेज क्या होती है? मेंस, थर्ड स्टेज इफ ऑफिसर लेवल का कोई एग्जाम है इंटरव्यू, ठीक है। ये 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी एग्जाम की, हमने क्या दिया, ठीक है। अब क्या किसी इंसान को प्री के लिए कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा? मुझे प्री एग्जाम देने जाना है कि उसके लिए मुझे कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, वो पहली स्टेज है, उसके लिए कुछ और जो है स्टेप नहीं है जो मुझे क्वालिफाई करके यहाँ तक आना है, नहीं। तो ये पहला स्टेप है, ये हर कोई दे सकता है। तो इसको मैं क्वालिफाई करने के लिए मुझे कोई और चीज़ को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला यही स्टेप है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ही क्वालिफाइड प्री, ठीक है, ही क्वालिफाइड प्री। तो जो उसने क्वालिफाई किया वो एक्चुअल में इसको क्वालिफाई कर लिया और ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। एक्चुअल में उसने प्री एग्जाम को पास कर लिया, इसका मतलब ये है, बात समझ आ गई। अब कोई इंसान जो है प्री एग्जाम को क्यों पास कर रहा है? देयर मस्ट बी रीजन, राइट? इफ यू आर राइटिंग अ प्री एग्जाम, वाई आर यू राइटिंग द प्री एग्जाम? बिकॉज यू वॉन्ट टू राइट द मेन्स। इतनी बात तो क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर उसने ये प्री एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मेंस, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे सपोज करो कि मैंने कह दिया कि उसने प्री भी क्वालिफाई कर लिया और मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो प्री है वो भी इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो मेंस है वो भी इसका क्वालिफाई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो हमने बीच में क्या लिख दिया? एंड। अब इसका मतलब क्या है? उसने दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, एक ये मतलब है। अब फिर मीनिंग मैंने चेंज कर दिया। मीनिंग क्या चेंज किया? अब मैं ये कह रहा हूं कि उस इंसान ने प्री क्वालिफाई कर लिया लेकिन मेंस अभी तक क्वालिफाई नहीं किया। तो अगर मेंस अभी तक क्वालिफाई नहीं किया तो इसका मतलब अब यहाँ पे एंड लिख सकते हैं।
सिचुएशन चेंज होगी, कंटेक्स्ट इज अ किंग, कंटेक्स्ट समझ आ रहा है तभी ग्रामर समझ आएगी, कंटेक्स्ट नहीं समझ आया तो ग्रामर समझने का कोई फायदा नहीं है, वो समझ नहीं आएगी, रूल्स बन जाएंगे, एक्सेप्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि जब आपने यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो मेंस है ना, अभी इस बंदे ने क्वालिफाई नहीं किया तो इसका मतलब ये एक्शन का रिसीवर है ही नहीं, इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो मेंस एक किसी एग्जाम का नाम ही है, तो इसका मतलब है तो ये नाउन है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, या तो वर्ब का या प्रेपोजिशन का। वर्ब का बन नहीं सकता क्योंकि मेंस को क्वालिफाई नहीं किया, रिसीवर नहीं है। अगर ये रिसीवर नहीं है तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा किसका बनेगा, प्रेपोजिशन का। इसका मतलब वी हैव टू राइट अ प्रेपोजिशन, कोई ना कोई प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने प्री को क्वालिफाई कर लिया, कोई पर्पस होगा ना क्वालिफाई करने का। पर्पस क्या है, अभी मैंने बताया बिकॉज आई वांट टू राइट मींस। तो पर्पस को इंट्रोड्यूस करने के लिए ध्यान रखना हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। आई केम हियर फॉर यू, यू आर द पर्पस। बात समझ आ रही है। तो पर्पस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का इंट्रोड्यूस, फॉर का यूज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर। क्या लिखना पड़ेगा, फॉर। इतनी बात समझ आ गई। चलो अच्छी बात है। जब हमें इतनी बात समझ आ गई तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कि जब मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंड लिखा। तो जब मैंने यहाँ पे एंड लिखा तो एंड का मतलब ये है कि उसने इसको भी क्वालिफाई कर लिया, उसने इसको भी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने अब यहाँ पे एंड लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर। तो इसका मतलब उसने प्री को क्वालिफाई किया है। क्यों, उसका पर्पस क्या, मींस। पर्पस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने किसका यूज कर लिया, फॉर। सर टीम वाला जो है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। टीम वाला कहाँ है, ये तो हो गया अब, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हमने लिखा कि ही हैज क्वालिफाइड प्री फ्रॉम मींस, अब यहाँ पे ये वर्ब ट्रांजिटिव है बिकॉज इट हैज इट्स ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन सपोज करो कि मैं यहां से प्री को रिमूव कर दूं, इस सेंटेंस में मैं किसको रिमूव कर दूं, प्री को। अगर मैं प्री को रिमूव कर दूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ही क्वालिफाइड फॉर मींस। जब हमने ये बात लिख दी तो अब यहां पे हमने ये देखना है कि फॉर आएगा या नहीं आएगा। अब आप फॉर लिख दोगे तो वो गलत नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि अब ये वर्ब यहां पे होगी इंट्रांजिटिव होगी, क्योंकि ये मेंस जो है इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस सेंटेंस का ये अंडरस्टूड मीनिंग है कि उस इंसान ने प्री को क्वालिफाई कर लिया, किसके लिए, मेंस के लिए। He qualified something. What he has qualified, that isn't written here. Why? Because that is understood. वो पहले से अंडरस्टूड है। तो जो चीजें सामने वाले को अंडरस्टूड होती हैं वो हमें लिखने बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, क्या ये बात बोलूंगा मैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अंडरस्टूड है ये बात, ठीक है। बस मैं बोलूंगा आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट बन गया, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो अगर हमने क्वालिफाइड के साथ कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन अगर क्वालिफाइड के साथ हमने फॉर लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है। अब यहाँ पे मेंस लिखा हो तो ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ही क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। अब क्या ये सेंटेंस भी गलत है, नहीं, ये भी ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं ही क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, तो इसका मतलब अंडरस्टूड ये है कि उसने मेंस को क्वालिफाई कर लिया। तो क्या ये बात हमें लिखने की जरूरत है, नहीं। जब ये बात इसी सेंटेंस से क्लियर हो रही है तो मैं मेंस क्यों लिखूं। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई इंसान जो है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसने मेंस क्लियर किया होगा, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये वर्ब यहाँ पे इंट्रांजिटिव है क्योंकि ये इंटरव्यू है, वो तो फॉर कोई ऑब्जेक्ट है। फिर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं, ही क्वालिफाइड फॉर द प्री। अब क्या उसको प्री के लिए किसी और चीज को क्वालिफाई करना पड़ेगा क्या। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग क्या था, मेंस में अंडरस्टूड मीनिंग क्या था, प्री। यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग क्या था, मेंस। क्या प्री के लिए अंडरस्टूड मीनिंग कोई निकाल सकता हूं, नहीं, क्योंकि प्री तो फर्स्ट स्टेप है ना। तो इसमें बैठने के लिए किसी और चीज को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से जब प्री लिखा होगा तो यहाँ पे फॉर गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। अब यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट इस क्वालिफाई वर्ब का ही होगा, ना कि इस फॉर का होगा। तो ये वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव बनानी पड़ेगी। तो इट्स ऑल अबाउट कंटेक्स्ट, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में मतलब हमें
वोकैबुलरी की नॉलेज इस तरीके से होनी चाहिए। क्वालिफाई का मीनिंग तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको उसको स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है, क्या इतनी डेप्थ में नॉलेज है? क्योंकि आपने क्वालिफाई का मीनिंग तो याद कर लिया, लेकिन आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो आप सेंटेंस पक्का गलत करके आओगे, 101% श्योर। समझ आया? यस नो बताओ फटाफट, फिर हम आगे चलें। ठीक है, देखो मैं आपको जस्ट ये बात बता सकता हूँ, ठीक है। अब आपको खुद को रियलाइज करना है, इसको फिर से देखना है, दोबारा देखो इसको, ठीक है, और रियलाइज करो कि जो बातें मैंने कही क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो लॉजिकल है, डज दे मेक एनी सेंस। तो अगर वो सेंस करती हैं, आपको लगता है कि आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब आप सीख गए। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, या तो मेरे पढ़ाने में कमी है, या फिर आपके समझने में कमी है, आपके बेसिक्स नहीं क्लियर, या फिर मुझे पढ़ाना नहीं आता, कुछ ना कुछ तो कमी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी बातें हमें समझ आ गई होंगी, 4 महीने से आप मेरे साथ हो, इतना तो मैंने काबिल बना ही दिया कि यार हम चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देखें, वो आपको समझ आने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला सेंटेंस है, ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द प्री एग्जामिनेशन। अब ये जो प्री एग्जामिनेशन है ना, इससे पहले कुछ और क्वालिफाई नहीं किया होगा यार उसने, तो इसी वजह से ये फॉर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा इस वर्ब का। तो हमें पता चल गया, फॉर को रिमूव कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाओ, ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द मेंस। तो अब यहाँ पे जब लिखा ना फॉर द मेंस, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड क्या है कि ही हैज़ क्वालिफाइड द प्री एग्जाम फॉर द मेंस। बस फर्क इतना है कि ये वर्ब यहाँ पे ट्रांजिटिव है और ये वर्ब यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। क्या इतनी बातें समझ आ गई? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ आ रही, अच्छी बात है। ठीक है, अब एक और क्लॉज है बीच में, ठीक है, एक और चीज़ है बीच में। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैज़ क्वालिफाइड और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ क्वालिफाइड। तो वही डिफरेंस है जो यहाँ पे हमने टीम के साथ किया था। ठीक है, तो वही डिफरेंस है। आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफाइड है ये मेन वर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर पैसिव वर्ब मान लोगे तो इसका मतलब किसी इंसान ने ही को क्वालिफाई कर लिया, रिसीवर बन जाएगा ना वो, तो फिर वो तो इलॉजिकल है, बकवास मीनिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें जो इज लिखी हुई है ये हमारी मेन वर्ब है, यही हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, दिख रहा है? हाँ, मेन वर्ब है तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पे जो ये क्वालिफाइड लिखा हुआ है ये हमारा एक एडजेक्टिव है। तो अगर ये हमारा एडजेक्टिव है तो सेंटेंस तो हमारे यहीं पे खत्म हो गया। अगर सेंटेंस हमारा यहाँ पे खत्म हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्री लिमिनरी जो एग्जाम्स लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, वो इसमें से किसी का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब जो उसको ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा वो प्रेपोजिशन का बनना पड़ेगा। प्रेपोजिशन ये लिखी हुई है, तो ये लो, प्री लिमिनरी एग्जाम के साथ भी हमने फॉर का यूज़ कर लिया। तो यू कैन नॉट क्रैम एनीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने ये क्रैम कर लिया कि क्वालिफाई के साथ जब प्री लिखा होगा तो फॉर का यूज़ मत करो, जब मेंस लिखा होगा या इंटरव्यू लिखा होगा तो फॉर का यूज़ कर लो, फिर आप मार खा जाओगे, क्योंकि आपको बेसिक लॉजिक नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है और आपने चीज़ों को याद कर लिया, तो फिर वो एक सही तरीका नहीं है। आई होप आपको ये सब बात समझ आई होगी। अब समझ आया तो बहुत अच्छी बात है यार, कि अगर आप इन बातों को समझ पा रहे हो ना, तो इसका मतलब आपका लेवल है एक, ठीक है, आपका एक लेवल है कि अगर आप इस बातों को समझ पा रहे हो। तो अभी तो बहुत सारे वर्ड्स करेंगे, कम से कम 50-60 वर्ड्स करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे यही है एक्चुअल में प्रेपोजिशन सीखना या फिर यूसेज सीखना, ठीक है। फिफ्थ एक्सप्लेन कर दो। हाँ, तो चेतन मैं ये कह रहा हूँ कि फिफ्थ जो आपने लिखा ना, कि इसमें देखो क्या है, इसमें जो इस लिखा हुआ है, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो इज लिखा हुआ है ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। मैरिड वाला केस नहीं समझाया था, मैरिड वाला केस समझाया था ना, तो ही इज मैरिड यार, ही मैरिड, तो वो केस समझाया था, सेम वही केस है, वही कुछ चल रहा है अभी तक। देखो हमने लिखा था कि ही इज मैरिड, ब्लैंक मी, ठीक है। फिर हमने लिखा था ही हैज मैरिड, ब्लैंक मी। तो पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा? अब हमें पता है कि दूसरे वाले में ये मेन वर्ब है,
अगर ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसी का हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। फिर मैं लिखा था ही इज मैरिड, अब मैरिड यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी और इसको अपना क्या चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, तो वही केस वहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट सॉरी प्रीपोजिशन चाहिए, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया और ये प्रीपोजिशन लिख दिया। तो सेम केस है यहाँ पे, बस फर्क इतना है, यू क्वालिफाई समथिंग फॉर अ रीजन, ठीक है, और यू मैरी समवन, जो जिसे मैरी करते हो वो रेसिपेंट होता है, रेसिपेंट्स के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू। सेंड दिस ईमेल टू दिस, ठीक है, सेंड दिस मेल टू दिस, ठीक है, सेंड दिस बॉक्स टू मोहन, तो मोहन अपना क्या है, रेसिपेंट है, तो रेसिपेंट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो तुम रेसिपेंट हो, मैं टू यूज कर लूंगा उसके लिए। समझ गए सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चल आगे चलते हैं।